दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार हिजाब पर पिछले 11 दिनों से चली आ रही सुनवाई आज पूरी हो गई है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 9 फरवरी को उडुपी कॉलेज की छात्राओं तथा अन्य कॉलेज की छात्राओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा हिजाब पर पाबंदी लगाने वाले 5 फरवरी को जारी किए गए आदेश के विरुद्ध यह रिट याचिका दाखिल की थी। कर्नाटका उच्च न्यायालय के जज कृष्णा एस दीक्षित की सिंगल बेंच के समक्ष यह रिट लिस्ट हुई। उन्होंने इस विषय को मौलिक महत्व के प्रश्न मानते हुए चीफ जस्टिस को रेफर किया तथा इसे एक लार्जर बेंच के समक्ष पेश करने के लिए आग्रह किया। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने 3 सदस्यों की एक बेंच बनाई, जिसमें स्वयं चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित तथा जस्टिस JM काजी थे। इस बेंच के समक्ष लगातार 11 दिनों तक सुनवाई चली। पहले 10 तारीख को सुनने के बाद इसे 14 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया था तथा 11 तारीख को एक अंतरिम आदेश अपलोड किया गया। पेटिशनर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, यूसुफ मुचाला, रवि राम कुमार, मोहम्मद ताहिर तथा डॉक्टर विनोद कुलकर्णी पर्सन इन पार्टी के तौर पर पेश हुए। राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने राज्य का पक्ष रखा। 11 दिनों तक चली आ रही बहस में जिन बातों पर मुख्य तौर से चर्चा हुई वो ये थी: नंबर 1, क्या हिजाब पहनना इस्लाम का महत्वपूर्ण जरूरी हिस्सा है? नंबर 2, क्या हिजाब पहनने से रोकना अनुच्छेद 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है? नंबर 3, क्या कर्नाटका एजुकेशन एक्ट में ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब करता है? नंबर 4, क्या कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की कोई वैधानिक अस्तित्व है? तथा नंबर 5, क्या हिजाब पहनने से लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या पैदा होती है? जैसा कि बताया कि कई सारी PIL थी, कई सारी याचिका थी, बंच ऑफ पेटिशंस था जिनको एक साथ सुना गया, इसलिए काफ़ी सारे इसमें एडवोकेट्स थे। बहुत सारी बीच में इंटरवीन एप्लीकेशन भी आई जिसको न्यायालय ने सुना, लेकिन मामला बहुत लंबा खिंचा और ज़्यादा लंबा खिंचते हुए देखकर ही कल चीफ जस्टिस ने इंटरवीन एप्लीकेशंस को एंटरटेन करने के लिए मना कर दिया था। कहा था कि अगर आप कोई अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं तो वो रिटन में कह सकते हैं। फिजिकली हियरिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया था। जैसा कि मैंने भी बताया कि 9 फरवरी के बाद 10 फरवरी को इसमें एक हियरिंग हुई। 10 फरवरी को ही एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि 22 फरवरी तक सभी कॉलेज के छात्र छात्राएं कोई भी धार्मिक दिखावे का वस्त्र नहीं पहनेंगे। उसमें उन्होंने कोट किया, जैसे भगवा कलर का मफलर या शॉल है, नीले कलर का शॉल है, या स्पेसिफिकली जो कि इस केस में है हेड स्कार्फ हिजाब को पहनने पर उन्होंने अंतरिम आदेश के द्वारा पाबंदी लगा दी थी। लेकिन स्पष्ट किया था अगले पैरा में कि यह पाबंदी केवल उन्हीं कॉलेजेस के लिए है, PU कॉलेजेस के लिए है, जहां पर ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब किया गया है, और यह कि यह पाबंदी केवल छात्राओं के लिए है। लेकिन इस निर्णय के बाद से पूरे राज्य में एक अव्यवस्था से पैदा हुई। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके छात्रों के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस ने अपने उन स्टाफ मेंबर्स को भी जाने की अनुमति नहीं दी जो हेड स्कार्फ पहनते थे, उनसे भी हेड स्कार्फ उतरवाया गया। क्या हिजाब पहनना इस्लाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं, इस पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने लगातार 3 दिन तक बहस की। उन्होंने कुरान शरीफ के अनुवादित आयतें कोट की, हदीस कोट की, जिसके विरोध में एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो हिजाब नहीं पहनते क्या वो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। आज भी बहस के दौरान इस तरह की बातें कही गई। पिछले 11 दिनों को अगर आप ब्रीफ करें तो कोई भी नई बात नहीं आ रही थी। लौट फिरकर इसी बात पर बार बार बहस हो रही थी। आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि वर्मा कुमार ने CDC को चुनौती देते हुए, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी को चुनौती देते हुए कहा कि न्यायालय को देखना चाहिए कि इसका कंपोजिशन क्या है।
कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष लोकल एमएलए है, उसका उपाध्यक्ष एमएलए का प्रतिनिधि और 4 अन्य नामित सदस्य हैं। इस तरह से सीडीसी पूरी तरह से एक राजनीतिक कमेटी है। एक राजनीतिक व्यक्ति के हाथ में एक थाली दे दी गई है जिसका वो अपने अनुसार किसी भी तरह से उपयोग कर सकता है, अपनी विचारधारा के अनुसार, उनका कहने का मतलब था। उन्होंने भीम सिंह बनाम भारत राज्य संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय का हवाला दिया। रवि कुमार वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा था कि सांसदों के पास केवल अनुशासनात्मक शक्तियां हैं, यहाँ उसको पूरी अथॉरिटी दे दी गई है, जिसका उन्होंने विरोध किया। रवि कुमार वर्मा पहले भी यह तर्क दिया था कि यदि पगड़ी पहने हुए सरदार स्कूल में जा सकते हैं तो हिजाब पहने हुए महिला स्कूल में क्यों नहीं जा सकती। पार्टी इन पर्सन के तौर पर पेश हो रहे डॉक्टर विनोद कुलकर्णी ने तर्क दिया कि हिजाब नहीं पहनना सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने, चूंकि जीओ में एक शब्द ये भी जोड़ दिया गया था कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो रही है, उसका जवाब देते हुए पार्टी इन पर्सन ये प्रस्तुत हो रहे थे डॉक्टर विनोद कुलकर्णी। उन्होंने कहा कि हिजाब नहीं पहनना सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है, हिजाब ना पहनने से हमारे कानून में सार्वजनिक अव्यवस्था नजर आती है। पीठ ने हिजाब का विरोध करने वाले अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में पेश हुए अधिवक्ता सुभाष झा को भी सुना। याचिका में पीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एसआईओ जैसे बाहरी संगठनों द्वारा उकसाने का आरोप लगाते हुए छात्रों के आंदोलन की सीबीआई द्वारा जांच करने की भी मांग की। सीडीसी के गठन का विरोध करते हुए एडवोकेट श्री ताहिर ने बताया कि सीडीसी की शक्तियां और कार्यों को दिखाने के लिए एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सीडीसी का गठन 2014 में हुआ है, 2014 से पहले सीडीसी नहीं थी, जिस पर एजी ने स्पष्ट किया कि 2014 से पहले कॉलेज बेटरमेंट कमेटी थी। एजी ने कहा, एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर कोर्ट हिजाब पहनना आवश्यक घोषित कर देता है तो यह सभी महिलाओं को पहनना होगा। ऐसे में उन महिलाओं के हित पर विचार करना होगा जो इस्लाम मानती हैं लेकिन हिजाब नहीं पहनती। जिस पर एडवोकेट ताहिर ने कहा कि एजी का यह तर्क गलत है, क्योंकि नमाज का उन्होंने उदाहरण दिया। नमाज पर कोई विवाद नहीं है, यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। इतने सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते तो क्या वे इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। साथ ही ताहिर ने एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा छेड़ा। उन्होंने, एडवोकेट ताहिर ने कहा धर्मनिरपेक्षता के पहलू पर कि पहला सवाल यह है कि क्या हमारी संस्थाएं वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं। एडवोकेट ताहिर ने सवाल उठाया, क्या हमारी संस्थाएं वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि आमतौर से सभी कॉलेजेस में सरस्वती पूजा और अयोध्या पूजा की अनुमति है, जिस पर कोर्ट पहले कह चुका है कि किसी के अधिकारों में बाधा नहीं डालने वाले अनुष्ठानों की अनुमति दी जा सकती है। इस विशेष जीओ में यह अप्रत्यक्ष भेदभाव का मामला है। श्री ताहिर ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक रूपता का मतलब केवल अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा, उन्होंने न्यायालय के समक्ष कहा। उन्होंने कहा, अगर आज यह घोषित कर दिया जाता है कि स्कूल एक धर्मनिरपेक्ष स्थान है जहां पर स्कार्फ की अनुमति नहीं है, तो कल को सरकार ये कहेगी कि मॉल एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर भी स्कार्फ पहनना मना है, तो क्या हमारी परंपराएं घर के 4 कोनों तक सीमित रह जाएंगी। वहीं आर्टिकल 25 पर बहस करते हुए आज एडवोकेट यूसुफ मुचला ने कहा कि प्रतिवादियों ने संवैधानिक नैतिकता का मुद्दा उठाया था और यह तर्क दिया था कि हिजाब को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में घोषित करना उन महिलाओं की गरिमा को कम करने के समान होगा जो स्कार्फ नहीं पहनती। इसका जवाब देते हुए यूसुफ मुचला ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने सामान्य घोषणात्मक राहत की मांग की है, यानी कि वो चाहते हैं कि हमें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। उनका कहना यह नहीं है कि हिजाब पहनना सबके ऊपर कंपलसरी कर दिया जाए। हमने सिर पर दुपट्टा डाला है और यह चेहरे को नहीं सर को ढकने वाले कपड़े का एक टुकड़ा है, इसको इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यूसुफ मुचला ने कहा, जो स्टूडेंट्स की तरफ से याचिका थी। यदि यह विवेक का वास्तविक अभ्यास है तो इसे अनुच्छेद 25 के तहत अनुमति दे देनी चाहिए। यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि यह धार्मिक अभ्यास है या नहीं। मुचला ने विद्वान मोहम्मद पितकल को यह तर्क देने के लिए भी कोट किया, उनका एक कोट किया है उन्होंने
कि सच्ची इस्लामिक परंपराओं में सिर ढकने की आवश्यकता होती है। हदीस भी ये कहती है कि चेहरे को ढकने की जरूरत नहीं है, हिजाब पहनना यानी कि सर को ढकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि धर्म की पर्याप्त परंपराएं हैं। सरकार ने अपने जवाब में कई जगह इसे स्वीकार भी किया है, कुछ न्यायालय के निर्णयों में भी इसे स्वीकार किया गया है। उन्होंने अयोध्या मामले को कोट किया, बताया कि अयोध्या मामले में टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कि न्यायालय को धार्मिक चर्चा में प्रवेश न करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यह अयोध्या जजमेंट में न्यायालय का जजमेंट था, एपेक्स कोर्ट का निर्णय था, और केवल यह देखना चाहिए क्या उपासक की आस्था और विश्वास वास्तव में कायम है। अयोध्या निर्णय में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि केवल यह देखना चाहिए कि क्या उपासक की आस्था और विश्वास वास्तव में कायम है, यह नहीं कि यह धर्म का आवश्यक हिस्सा है या नहीं। इस न्यायालय के लिए धर्मशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश करना अनुचित है और हदीस के लिए दुभाषी की भूमिका निभाने के लिए असली परीक्षा है। यहीं दूसरी ओर उन्होंने कुरान शरीफ और हदीस को भी आवश्यक बताया, कहा कि इसको सभी आइमा को उसका पालन करना चाहिए। आज जबकि कोर्ट ने कल ही कहा था कि अब हम इसे आगे और नहीं खींचेंगे, कल हम इस पर हियरिंग क्लोज कर देंगे, आज फिर एक और नई PIL दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि मीडिया के लोगों को रोका जाए कि जैसे कोई भी उनको हिजाब पहने हुए दिखाई देता है तो उसका चेजिंग शुरू कर देते हैं टीचर को, स्टाफ को। इस पर न्यायालय ने कहा इस पर अभी हम इसको नहीं सुनने जा रहे हैं। अगर किसी के सामने कोई ऐसी घटना घटती है तो थाना जाए, वहाँ अपना FIR दर्ज करा सकता है। इस पूरी हियरिंग में बहुत सारे केस कोर्ट किए गए। ख्वाजुलु नटाल वर्सेज पिलाई जो कि साउथ अफ्रीका था, वहाँ एक हिंदू लड़की को कुछ नथ वगैरह पहनने की अनुमति दी गई। लॉन्ग यार्स एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला जो कि सबरीमाला से संबंधित जजमेंट था। प्रयाग दास वर्सेज सिविल जज बुलंदशहर, जहां पर एक अधिवक्ता महोदय ने यही रिट फाइल की थी कि न्यायालयों की ड्रेस धोती कुर्ता होनी चाहिए। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट भी इन सभी केस लॉ से व्यथित हुआ, कहा कि क्या इन केस लॉ का इस केस से कोई संबंध है। यहाँ हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये केस दुनिया भर के दूसरी बातों से भी संबंधित हैं। या जैसे कि ये भी मैंने बताया प्रयाग दास वर्सेस सिविल जज बुलंदशहर का केस, अब वो अधिवक्ता महोदय पूरे यूनिफॉर्म चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ कोर्ट किया जा रहा है। जबकि प्रस्तुत मामला केवल एक कपड़े से सर ढकने का मामला था। कुल मिलाकर बीच में AG द्वारा यह स्वीकार किया गया जब एडवोकेट कामत द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि जियो की जो भाषा है वो गलत है, जियो में लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया गया है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रश्न यहाँ पैदा नहीं होता। हिजाब पहनने से लॉ एंड ऑर्डर को क्या खतरा पैदा हो सकता है। तब एडवोकेट जनरल ने ये भी कहा था कि साहब वो जियो की जो भाषा थी, भाषा बनाने वाले ने गलती की है, वो कुछ अति उत्साह में आ गया था, उसको उससे बचा जा सकता था, हालांकि उसका वक्त निकल गया। कुल मिलाकर इस तरह के आर्गुमेंट्स दिए गए सरकार की तरफ से और दूसरी जो विरोधाभासी टिप्पणियां आई हैं न्यायालय के समक्ष, जिनसे सीधे सीधे तौर पर ये जाहिर होता है कि ये हिजाब वाला मामला कुछ और नहीं, सिर्फ एक शरारत है। जिस तरह से जियो जारी किया गया, जैसा कि देवदत्त कामत ने बताया, यूसुफ मचाला ने बताया, एडवोकेट ताहिर ने बताया, रविराम वर्मा ने बताया कि साहब CDC को लेकर सबने एक आपत्ति दर्ज की कि CDC का अध्यक्ष लोकल MLA होता है। MLA जिस भी विचारधारा से होगा, चाहे वो किसी से भी हो, वो अपने अनुसार चीज़ों को कर सकता है, जबकि उसको ये सारी शक्तियाँ नहीं दी जानी चाहिए थी। एक कहावत है गाँव की, गूलर को खोलोगे तो भुनके ही भुनके निकलेंगे। यहाँ पर मेरा कोई व्यू नहीं है, सिर्फ इतना ज़रूर है, गांव की मैंने कहावत कोट की है कि गूलर को खोलोगे तो भुनके ही भुनके निकलेंगे। हमारा देश विभिन्न मान्यताओं का है, विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाला है। ठीक है, हमारा संविधान सेकुलर है, वो धर्म के दिखावे पर पाबंदी लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आत्माओं में धर्म इस तरह से रचा बसा हुआ है कि शायद हम उसको कहीं भी अपने से अलग नहीं कर पाते हैं। संविधान की जो उद्देश्य है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि एडवोकेट ने कहा, ताहिर ने, कि साहब सरस्वती पूजा भी होती है। मैंने भी पिछले एक वीडियो में बताया था, भूः भुवः स्वः, ये प्रार्थना बहुत सारे कॉलेजेस में होती है, हम भी उसमें शामिल रहे। तो जब न्यायालय कहता है कि धार्मिक दिखावे की चीज़ों को रोकना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में, सार्वजनिक स्थानों पर, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इससे पैदा हो सकती है। साथ ही जब उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को अपना अंतरिम आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक दिखावे के वस्त्र को नहीं पहनना, उसमें उन्होंने
भगवा वस्त्र का जिक्र किया, नीले कपड़े का जिक्र किया, स्कार्फ का जिक्र किया, तब उन्होंने सरदारों वाली पगड़ी का जिक्र क्यों नहीं किया? वो असल में धार्मिक दिखावे का वस्त्र है, क्योंकि अगर उसका जिक्र कर दे न्यायालय तो और ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जब न्यायालय को भी ये दिख रहा है कि ये सिर्फ एक बखेड़ा खड़ा करने वाली चीज़ें हैं, तो मैंने पहले भी कहा था इसको इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, इसको 1-2 दिन में इस याचिका को डिसाइड कर देना चाहिए था, इसका निर्णय जो भी होता। दूसरा, न्यायालय को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ होते क्या हैं। जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि क्या ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब है या नहीं, क्या ये धर्म का आवश्यक अंग है या नहीं, तो वहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे कानून का स्रोत क्या है। जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार हमारे कानून का स्रोत होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, कन्वेंशन लॉज होते हैं, जस्टिस इक्विटी होती है और लेजिस्लेशन होता है। तो लेजिस्लेशन तो ये अब आया, पहले जो हमारे कस्टम्स थे, जो हमारे रीति रिवाज थे, हम उन्हीं को कानून मान लिया गया। तो हिजाब पहनना भी एक अगर धार्मिक आवश्यकता है या नहीं, इस मुद्दे को हम साइड में करते हैं कि इस्लाम से संबंधित है, ये भारतीय परंपरा से भी संबंधित है। हिंदुस्तान में बार बार ये बात आई है, सोशल मीडिया में खूब चीज़ें वायरल होती है कि हिंदू लोगों में भी पर्दा किया जाता है। पर्दे को छोड़ दीजिए, सर ढकने की परंपरा हिंदुओं में भी है, सरदारों में भी है, मुसलमान में भी है और सभी धर्मों के लोगों में है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे का कोई पॉजिटिव हल अब निकल कर खैर आना चाहिए। आज हियरिंग समाप्त हुई, अगले 1-2 दिन में आदेश आने की संभावना है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।